अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको मालूम है कि रिसेंटली रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने चाइना का दौरा किया। इसमें पुतिन एंड जी जिनपिंग की मुलाकात होती है। इस दौरे से ये महसूस हो रहा है, ये पता चल रहा है कि रशिया और चाइना एक दूसरे के मज़ीद क्लोज़ आ रहे हैं और इसी क्लोजनेस में रशिया के ताल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इन तीनों कंट्रीज़ के दरमियान एक ट्राइएड बन चुका है और ये जो ट्राइएड है किस नौयत का है और इससे किस तरह से खित्ते के अंदर मुस्बत तब्दीलियाँ आ सकती हैं और इसको चैलेंजेस क्या हैं। रशिया किस तरह से इंडिया से थोड़ा सा दूर होता हुआ नज़र आ रहा है और ये सब कुछ हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। हम देखेंगे किस तरह से यूरेशियन रीअलाइनमेंट हो रही है इस रीजन के अंदर। इस चीज़ को समझने से पहले हम कोल्ड इरा के अंदर जो अलाइंसेस थे और आजकल के दौर में जो अलाइंसेस हैं इन दोनों का जायज़ा लेंगे। कोल्ड इरा के अंदर यूनाइटेड स्टेट्स एंड पाकिस्तान इनका अलाइनमेंट था और ये एक दूसरे के बहुत क्लोज थे। सीटो एंड सेंटो इन दोनों के दरमियान साइन हुए पड़े थे। अफ़गान मुजाहिदीन को सपोर्ट पाकिस्तान ने यूएसए की मदद से किया और फिर अफ़गानिस्तान से रशियन फोर्सेस को यूएसएसआर जब उसको बोला जाता था उनको अफ़गानिस्तान से निकाला। उस टाइम पे इंडिया एंड सोवियत यूनियन इन दोनों के ताल्लुकात बहुत ज़्यादा मजबूत थे। इन दोनों के दरमियान ट्रीटी ऑफ पीस साइन हो चुका था, ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप इन दोनों के दरमियान साइन था। इनके दरमियान और भी डिफरेंट एरियाज़ के अंदर कोऑपरेशन थी। जो रशिया है, सोवियत यूनियन है, वो इंडिया का उस टाइम पे सबसे बड़ा आर्म सप्लायर भी था। उस टाइम पे जो ड्राइविंग रैशनल था वो एक्चुअली आइडियोलॉजिकल कंटेनमेंट थी। आपको मालूम है कि कोल्ड वार के अंदर यूएसए कैपिटलिज्म की डोमिनेंस के लिए लड़ रहा था और रशिया यूएसएसआर कम्युनिज्म की डोमिनेंस के लिए दुनिया में लड़ रहा था और ये बाईपोलर सुपर पावर प्रॉक्सी कन्फ्लिक्ट्स था रशिया एंड यूएसए के दरमियान में, यूएस एंड यूएसएसआर के दरमियान में। इसके बरक्स अगर हम कंटेम्प्रेरी अलायंस को देखें तो इसमें पता चलता है कि अब यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के ताल्लुकात ज़्यादा मजबूत हैं। इसमें द क्वाड के थ्रू इनके ताल्लुकात बड़े मजबूत हैं। इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी जो इन्होंने चाइना को कंटेन करने के लिए बनाई हुई है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर, उसके तहत ये एक दूसरे के बड़े क्लोज आए हुए हैं। दूसरी अलाइनमेंट इसके बरक्स अगर देखें तो चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान की होती हुई नज़र आ रही है। रशिया के इंडिया के साथ भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन हम अभी इस चीज़ का भी जायज़ा लेंगे कि कैसे रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो कदरे वीक होते हुए नज़र आ रहे हैं। रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान इन तीनों के जो ताल्लुकात हैं वो सीपैक की फॉर्म में हैं, एससीओ इंटीग्रेशन के थ्रू हैं और जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ के थ्रू हैं। कौन सी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ हैं रशिया और पाकिस्तान की, इसके हवाले से भी हम बात करते हैं। अब जो ड्राइविंग रैशनल है ये आइडियोलॉजिकल नहीं है, ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के लिए है, ये मल्टीपोलैरिटी के लिए है। रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया और दूसरे जर्मनी, यूके, फ्रांस, ये डिफरेंट पावर्स दुनिया के अंदर उभर रही हैं और दुनिया एक मल्टीपोलर ऑर्डर की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। यूएसए का जो यूनिपोलर ऑर्डर था वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और इस का रैशनल ये भी है कि यूएस की हेजमनी जो दुनिया के अंदर और स्पेशली इस रीजन के अंदर है उसको काउंटर किया जाए। मतलब ये है कि हिस्टोरिकल जो आइडियोलॉजिकल डिवाइड था उसको प्रैग्मेटिक जियो इकोनॉमिक पार्टनरशिप ने रिप्लेस कर दिया है। अब हम देखते हैं इस सारे सिनेरियो को दो थीरीज़ के थ्रू, एक रियलिज्म की थीरी और दूसरी कमर्शियल लिबरलिज्म की थीरी। रियलिस्ट जो हैं, जो रियलिज्म की थीरी के प्रोपोनेंट्स हैं, वो कहते हैं कि जो स्टेट्स हैं वो सम टाइम इनफॉर्मल अलाइंसेस बनाती हैं और इन इनफॉर्मल अलाइंसेस का मकसद ये होता है कि वो डोमिनेंट हेजमन के साथ अपनी पावर्स को बैलेंस कर सकें, हालांकि इनके दरमियान फॉर्मल मिलिट्री पैक्ट्स नहीं होते। अब इस केस में अगर देखें, चाइना, रशिया एंड पाकिस्तान एक साइड पे हैं और यूएसए दूसरी साइड पे हैं। यूएसए की जो हेजमनी है, डोमिनेंट दुनिया के अंदर रही है, उसको काउंटर करते हुए रशिया, पाकिस्तान और चाइना एक दूसरे के क्लोज हैं। हालांकि इनके दरमियान कोई ऐसा मिलिट्री पैक्ट नहीं है जो फॉर्मल हो, इनफॉर्मली एक दूसरे के साथ अलाइंड हो चुके हैं।
ठीक है। ये एक्चुअली आपको पता है कि जो यूएस की नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है 2017 की, उसमें चाइना को यूएसए ने अपना सबसे बड़ा हॉस्टाइल बताया है और उसको टारगेट करने के लिए पॉलिसी में मेन उन्होंने पॉइंट्स रखे हुए हैं। दूसरी थ्योरी है कमर्शियल लिबरलिज्म की। कमर्शियल लिबरलिज्म का मकसद, जो इसके प्रोपोनेंट हैं वो ये कहते हैं कि अक्रॉस द बॉर्डर कुछ ऐसी इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस क्रिएट कर दी जाए जिसकी वजह से उन ममालिक के दरमियान कोई भी कन्फ्लिक्ट जो है वो उसके चांसेस मिनिमम हो जाएं। उनके दरमियान कोई इकोनॉमिक इंटरेस्ट इस तरह के क्रिएट कर दिए जाएं कि उनके दरमियान फ्यूचर में कोई भी मसला, कोई भी लड़ाई, कोई भी झगड़ा वो नेग्लिजिबल हो जाए। फॉर एग्जांपल सीपैक और INSTC के थ्रू जो मुल्क कनेक्टेड हैं, ये अगर आपस में लड़ेंगे तो इनका नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, इनकी जो सप्लाई चेन है वो कट जाएगी। इस तरीके से इनके दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हैं उनको रिड्यूस किया जाता है कमर्शियल लिबरलिज्म की थ्योरी के मुताबिक। इसके बाद हम जो इन तीनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हैं वो किस नौयत के किस बेस में हैं, इनको देखते हैं। सबसे पहले हम मॉस्को एंड इस्लामाबाद, रशिया एंड पाकिस्तान के दरमियान जो ये ताल्लुकात हैं इनको देखें तो हमें ये पता चलता है कि रशिया और पाकिस्तान दोनों अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी के ख़्वाह हैं। रशिया भी चाहता है कि अफ़गानिस्तान से ISIK का ख़ात्मा हो और पाकिस्तान भी इसी चीज़ को चाहता है, क्योंकि जब तक अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं होगी, ना पाकिस्तान में स्टेबिलिटी होगी, ना ही रशिया के लिए कोई अच्छे मौके क्रिएट होंगे। क्योंकि ये जो अफ़गानिस्तान के अंदर ISIK है ये पेनिट्रेट करके कार्स के अंदर जा सकती है। सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स जो कार्स हैं, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, ये एक्चुअली जो रशिया है उसके अहाते में आ जाते हैं, उसके करीब आ जाते हैं और फिर इनका ये रशिया की सिक्योरिटी के लिए खदशात क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा, नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन। नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन ये रशिया की पाइपलाइन है जिसमें रशिया इन्वेस्ट कर रहा है $17 बिलियन की, और जो पाकिस्तान और रशिया का एक तरह से मुश्तरका प्रोजेक्ट है। इसके अलावा दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जॉइंट मिलिट्री ड्रिल स्टार्ट हो चुकी हैं 2016 से, जिनका नाम था दरूज़बा। ठीक है। इसके अलावा रशिया ने पाकिस्तान के ऊपर कुछ आर्म्स की सेक्शंस लगाई हुई थी, लेकिन 2014 में ये आर्म्स एम्बार्गो को उन्होंने उठा लिया, ख़त्म कर दिया। इस तरह से आपको पता चल रहा है कि रशिया एंड पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक क्योंकि इनके इंटरेस्ट आपस में सेम है और मज़ीद फ्यूचर में इन इंटरेस्ट को मीट करने के लिए पाकिस्तान एंड रशिया आपस में मज़ीद कोलैबोरेट कर सकते हैं। अब पाकिस्तान के अगर हम चीन के साथ ताल्लुकात को देखें तो आपको पता है कि चीन और पाकिस्तान का मुश्तरका प्रोजेक्ट सीपैक है। सीपैक जो है चाइना के मेगा प्रोजेक्ट BRI बेल्ट रोड इनिशिएटिव, जो बिलियंस ऑफ डॉलर का प्रोजेक्ट है, उसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट सीपैक है। फ्लैगशिप प्रोजेक्ट मीन्स के उसकी सक्सेस की बुनियाद सीपैक की बेस पे है। इसके अलावा पाकिस्तान ने चाइना को गवादर पोर्ट की एक्सेस दी हुई है ताकि गवादर पोर्ट की एक्सेस के थ्रू वो अपनी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट कर सके बाकी कंट्रीज़ की तरफ। मोर ओवर पाकिस्तान ही वो कंट्री है जो चाइना को इंडिया की डोमिनेंस को कंट्रोल करने के लिए हेल्प कर सकता है। इंडियन रीजनल डोमिनेंस को काउंटर करने के लिए चाइना को पाकिस्तान की ज़रूरत है, पाकिस्तान को चाइना की ज़रूरत है। इसके अलावा इनकी डिफेंस की प्रोडक्शन जॉइंटली होती है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, जैसा कि GF-17 जो है, GF-17 का जो प्रोजेक्ट है चाइना और पाकिस्तान का मुश्तरका है। मोर ओवर हम रशिया एंड चाइना के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनको देखें तो पता चलता है कि दोनों की ख्वाहिश है कि US की सैंक्शंस को काउंटर किया जाए, और रशिया चाहता है कि उसकी जो साइबेरिया 2 पाइपलाइन है उसके थ्रू चाइना को एनर्जी प्रोवाइड किया, क्योंकि चाइना की जो एनर्जी की नीड्स हैं वो मोस्टली मिडिल ईस्ट से कवर होती हैं, मिडिल ईस्ट से वो पूरी करता है। लेकिन मिडिल ईस्ट तक पहुंचने के लिए उसको डिफरेंट उन एरियाज़ से गुजरना पड़ता है जहाँ पे US मौजूद है, US के मिलिट्री अड्डे मौजूद हैं, तो वो उसके लिए ख़तरा है।
लेकिन जो साइबेरिया 2 पाइपलाइन है, इसमें किसी समुद्री रास्ते से इसको नहीं गुजरना पड़ता, और रशिया इस तरह से चाइना की जो एनर्जी नीड्स हैं उनको पूरा करता हुआ नज़र आ रहा है। इस तरह से रशिया, जो चाइना है, रशिया पे डिपेंडेंट है कुछ हद तक, और जो रशिया चाइना पे इस तरह से डिपेंडेंट है कि उसके लिए बड़ी मार्केट का रोल अदा किया है चाइना ने, कोई और उसे खरीद नहीं रहा था यूएस की सैंक्शंस की वजह से। इसके अलावा दोनों मल्टीपोलैरिटी चाहते हैं, यूएस के यूनिपोलर ऑर्डर को चैलेंज करते हैं। मोर ओवर इन दोनों के दरमियान जो ट्रेड का हुजम है, वॉल्यूम है, वो $237 बिलियन का है रशिया एंड चाइना के दरमियान। दोनों कंट्रीज़ नेटो को अपोज करते हैं, क्वाड की एक्सपेंशन के खिलाफ है। नेटो का आपको पता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो यूरोपियन एंड अमेरिकन कंट्रीज़ की एक मुश्तरका मिलिट्री अलायंस है। इसके अलावा क्वाड जो है इंडिया और रशिया, इंडिया, यूएस एंड ऑस्ट्रेलिया टीसी का मुश्तरका एक एग्रीमेंट है, और क्वाड की एक्सपेंशन के भी ये दोनों खिलाफ हैं। इस तरह से इन दोनों के इंटरेस्ट सेम होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब ये जो ट्राइएड है इन कंट्रीज़ के दरमियान में, इसके पुश एंड पुल फैक्टर्स कौन कौन से हैं, इनको हम थोड़ा सा देखते हैं। एक्सटर्नल पुश फैक्टर्स की अगर बात करें तो मेनली ये थ्रेट्स हैं। थ्रेट्स कहाँ से हैं? यूएस के सैंक्शंस के, वेस्टर्न इकोनॉमिक वार फेयर फोर्सेस जो हैं वो रशिया पे अटैक करती हैं, रशिया पे सैंक्शंस लगती हैं, तो रशिया को फिर ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ अपने ताल्लुकात है मज़ीद बेहतर करने पड़ते हैं। दूसरे, इंडिया और यूएसए का पार्टनरशिप है। इंडिया और यूएसए की पार्टनरशिप क्वाड की फॉर्म में है, और यूएस एंड इंडिया के और भी डिफरेंट डिफेंस टाइज़ हैं, और ये जो डिफेंस टाइज़ हैं ये रीजन के अंदर जो बैलेंस है उसको थ्रेटन करते हैं। यूएसए इंडिया को यूटिलाइज़ कर सकता है चाइना को काउंटर करने के लिए। इसके अलावा यूएस की जो पिवट टू एशिया पॉलिसी है वो एक्सप्लिसिटली चाइना एंड रशिया को टारगेट करती हुई नज़र आ रही है। वो चाइना एंड रशिया को अमेरिकन पावर के लिए थ्रेट समझते हैं। तो ये जो फैक्टर हैं एक्सटर्नल, ये इस अलायंस के लिए पुश फैक्टर का रोल अदा करते हैं। इसी तरह से रशिया, पाकिस्तान एंड चाइना के एक्सिस के लिए पुल फैक्टर्स का जो किरदार अदा करने वाले इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंसेंटिव्स हैं, उनमें यह है कि ये कंट्रीज़ इकोनॉमिक बूस्ट चाहते हैं, और सी पैक इनका एक मुश्तरका मुआहदा है, और मोर ओवर ये पैन यूरेशियन इंटीग्रेशन चाहते हैं। यूरेशियन मीन यूरोप एंड एशियन के जो रीजन्स हैं इनको इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और इनको इंटीग्रेट करना चाहते हैं। मोर ओवर ये अरेबियन सी तक एक सेफ गेटवे प्रोवाइड करना चाहते हैं जो सी पैक के थ्रू मौजूद होगा। सी पैक आपको पता है कि मलाक्का डायलेमा से चाइना को निकालता है, और मलाक्का डायलेमा से जब चाइना को निकालेगा तो ये एक अमेरिकन थ्रेट से महफूज रास्ता उसके लिए होगा। मोर ओवर पाकिस्तान एंड चाइना को एनर्जी की नीड है। पाकिस्तान और चाइना उस कदर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करते जितनी एनर्जी की इन्हें ज़रूरत होती है, तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट्स ये मोस्टली मिडिल ईस्ट से हासिल करते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में आपको पता है क्योस की सी हालत रहती है, कभी इसराइल ईरान की जंग, इसराइल फ़लस्तीन, इसराइल शाम, और इसराइल ईरान एंड अरब कंट्रीज़ के दरमियान कन्फ्लिक्ट्स चलते रहते हैं। तो वहाँ जो है एक क्योस की सी सूरत हाल रहती है। तो इस केस में रशिया जो है, रशिया साइबेरियन लाइन के थ्रू पाकिस्तान एंड चाइना की जो एनर्जी नीड्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकता है। मोर ओवर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके तहत ये तीनों कंट्रीज़ आपस में कनेक्टेड हैं, इवन कि इंडिया भी इसका पार्ट है। तो एससीओ के थ्रू भी ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। इस तरह से ये इंटरनल फैक्टर्स हैं जो इस अलायंस को स्ट्रेंथन करते हुए नज़र आ रहे हैं। मोर ओवर रशिया के लिए कुछ चैलेंजेस हैं इस केस में, तो इसके लिए इस एक्ट को बैलेंस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि रशिया के इंडिया के साथ बड़े क्लोज टाइज हैं। मगर हम अगर गौर करें तो 2015 से 2019 के दौरान रशियन आर्म्स की इंडिया को सेल 72% से 56% तक आ चुकी हैं, मीन के कम हो चुकी हैं। अच्छा जी, इसके अलावा इंडिया जो है अपनी मिलिट्री सप्लायर्स को
डाइवर्सिफाई कर रहा है। ये अब रशिया पे डिपेंडेंट नहीं है, यूएस से, इसराइल और फ्रांस से भी अपनी डिफेंस टाइज को मजबूत कर रहा है और यहाँ से भी अपने आर्म्स को परचेज़ कर रहा है। मोर ओवर पाकिस्तान एंड चाइना के साथ रशिया के जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले पाकिस्तान और चाइना के साथ रशिया के इतने अच्छे ताल्लुकात नहीं थे, स्पेशली पाकिस्तान के साथ अच्छे तो नहीं थे, लेकिन 2016 से मिलिट्री एक्सरसाइज भी पाकिस्तान और रशिया के दरमियान स्टार्ट हुई और एससीओ में पाकिस्तान की एंट्री के साथ इनके ताल्लुकात मज़ीद बेहतर हो गए और रशिया जो है उसको एक गेटवे चाहिए इंडियन ओशन तक और इसको अफ़गानिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए ताकि वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स में टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को रोक सके। ठीक है, इस केस में इसके ताल्लुकात पाकिस्तान और चाइना के साथ बेहतर होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ से आपको पूरी डिस्कशन से ये अंदाज़ा होता है कि रशिया का टिल्ट जो है वो पाकिस्तान एंड चाइना की तरफ बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे एक क्लैश भी है CPEC और INSTC का। ये किस तरह से क्लैश है इसको भी गौर से सुनिएगा। CPEC जो है ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जबकि INSTC इसको इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बोला जाता है। ये जो कॉरिडोर है, जो CPEC को अगर पहले हम देखें, CPEC में मेन पार्टनर हैं चाइना और पाकिस्तान। ये रास्ता शुरू होता है जिनजियांग से, जिनजियांग चाइना के रीजन है, यहाँ से शुरू होता है और मूव करता हुआ आता है गवादर पोर्ट तक। ये जो रास्ता है ये चाइना को मलाक्का डायलेमा से बचाता है। अब मलाक्का डायलेमा क्या है? चाइना की जो मोस्टली ट्रेड है ना फ़िलहाल वो यहाँ से हो रही है। ये जो मलाक्का स्टेट है, ये वाली स्टेट है मलाक्का, यहाँ से इसको गुजरना पड़ता है और फिर ये इन कंट्रीज़ की तरफ आता है। अब आपको देखने से अंदाज़ा हो रहा है कि ये बहुत लंबा रास्ता पड़ रहा है और मज़ीद इशू ये है कि यहाँ पे मलेशिया, इंडोनेशिया और ये जो फ़िलिपाइन ETC ये सारे कंट्रीज़ हैं, इवन कि यहाँ पे कोरिया, साउथ कोरिया एंड जापान, यहाँ पे अमेरिकन मिलिट्री बेसिस हैं, US बेसिस यहाँ पे मौजूद हैं और ये US बेसिस किसी भी टाइम पे इसको ब्लॉक कर सकती हैं। यहाँ पे अमेरिकन जो मिलिट्री मौजूद है वो इस मलाक्का स्टेट को ब्लॉक कर सकती है। अगर ये ब्लॉक होती है तो चाइना की जो मोस्टली ट्रेड है, मोस्टली ऑयल की ट्रांसपोर्ट है स्पेशली, वो यहाँ से रुक जाएगी। अगर चाइना की ऑयल की ट्रांसपोर्ट रुकती है, मोस्टली 80% के करीब कहा जाता है यहाँ से होती है, वो अगर रुक जाती है तो चाइना की इंडस्ट्री जाम हो जाएगी और ये चाइना के लिए बहुत बड़ा धचका होगा। इसको काउंटर करने के लिए CPEC वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट रोल अदा करता है चाइना के लिए। यहाँ तक आपको बात की समझ आ गई होगी। दूसरी साइड पे अगर हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को देखें तो इसमें मेन प्लेयर हैं रशिया, ईरान और इंडिया। ये जो है ये मास्को से शुरू होता है, यहाँ से शुरू होता है। मास्को सिटी है रशिया का और यहाँ से सेंट्रल एशियन कंट्रीज से होता हुआ ईरान मेन कंट्री है इसका और फिर ये मुंबई तक जाता है। ये जो रास्ता है ये पाकिस्तान को सरपास करता हुआ नज़र आ रहा है। ये आपको पता है कि ये पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान को बाईपास करता हुआ ये रास्ता नज़र आ रहा है। ठीक है, और ये जो है इसका मकसद क्या है इस रास्ते का? इसका मकसद ये है कि सुएज़ कैनाल वाले रास्ते को रिप्लेस करना। अब देखें, इंडिया अगर रशिया से तजारत करता है यहाँ से, तो उसको यहाँ से यूं जाते हुए रेड ओशन से, फिर यहाँ से सुएज़ कैनाल की तरफ जाते हुए, फिर यहाँ से एक लंबा रास्ते की ज़रूरत पड़ती थी। ठीक है, यूरोप से गुजरना पड़ता था। यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं मोस्टली US के इन्फ्लुएंस में है। अब ये रास्ता एक तो लंबा भी पड़ता था और एक ये ख़तरे से खाली भी नहीं था। और तो इस केस में उन्होंने ये अल्टरनेटिव रास्ते की कोशिश की है। इस रास्ते से जो INSTC है 30% तक जो कॉस्ट है इसकी कम होती हुई नज़र आ रही है। ठीक है, ये मगर इसमें पाकिस्तान शामिल नहीं है और ये पाकिस्तान को बाईपास करता है। इसके पाकिस्तान पे इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, पाकिस्तान के ऊपर इम्पैक्ट पड़ सकते हैं क्योंकि रशिया एंड ईरान जो हैं पाकिस्तान की तरफ टिल्टेड हैं और मोर ओवर के ईरान और रशिया के ऊपर US की सैंक्शंस हैं।
और जबकि इंडिया जो है यूएस का एक तरह से अलाई रहा है। ट्रंप के दौर में उस तरह का अलाई नहीं है हालांकि, लेकिन रहा है हमेशा से और रहेगा भी। तो इस केस में इसकी इम्प्लीमेंटेशन, एग्जीक्यूशन बहुत मुश्किल होती हुई नज़र आ रही है। अच्छा जी, ये इन दोनों के दरमियान मैंने आपको फ़र्क बता दिया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अब जो ये तीनों कंट्रीज़ हैं, पाकिस्तान एंड रशिया। पाकिस्तान एक्चुअली यूरेशियन फनल के तौर पे एक्ट कर रहा है। ये है कि रशिया जो है ना, ऊपर वाला कंट्री, ये मैसिव एनर्जी रिजर्व्स रखता है। इसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है और हिस्टोरिकली इसके पास जो मैरीटाइम एक्सेस है वो कंस्टेंट रही है। मीन के गर्म पानियों तक रास्ता इसके लिए नहीं रहा, उसका इसको हमेशा से इशू रहा है। लेकिन पाकिस्तान को अगर देखें, ये पाकिस्तान मौजूद है, ये रशिया मौजूद है। रशिया को यहाँ गर्म पानियों तक रास्ता चाहिए। अब ये रास्ता इसको कौन दे सकता है? जो शॉर्टेस्ट रास्ता इसको पड़े वो, अगर ये अफ़गानिस्तान में सूरत हाल बेहतर हो तो, और ये सेंट्रल एशियन जो कंट्रीज़ हैं ये रशिया के इन्फ्लुएंस में है मोस्टली, तो ये पाकिस्तान के अगर सी पैक में शामिल हो जाए तो पाकिस्तान के थ्रू इसको शॉर्टेस्ट रूट मिल सकता है रशिया को। ठीक है, रशिया को, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि पाकिस्तान में पहले से ही गवादर पोर्ट मौजूद है जिसको चाइना ऑलरेडी डेवलप कर चुका है, पाकिस्तान और चाइना मिल के। तो ये एक रास्ता एक रशिया के लिए है, और रशिया की जो हमेशा से जो मैरीटाइम एक्सेस की इश्यूज़ रहे हैं उनको पाकिस्तान उसको रिजॉल्व करने में उसकी हेल्प कर सकता है। ठीक हो गया। इस तरह से पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है वो एक बहुत बड़ा एसेट शामिल होती है, एसेट के तौर पे प्रूव होती है। अफ़गानिस्तान जो कंट्रम है इसको भी थोड़ा सा देख लें। ये बहुत मतलब कि एक बड़ा चैलेंज है इन कंट्रीज़ के लिए। अफ़गानिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो सिचुएशन है बड़ी वोलेटाइल है और उसमें स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे ISIK जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का रिसर्जेंस हो रहा है। इसके अलावा इस्लामिक मूवमेंट उज़्बेकिस्तान भी यहाँ पे मौजूद है। मोर ओवर यहाँ पे ट्रांसनेशनल ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज़्यादा होती है, इलीगल माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होती है। इसके अलावा यहाँ पे ETIM नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इस तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट जिसको बोला जाता है। अब ये जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये चांसेस हैं कि कार्स तक फैल जाए, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स तक फैल जाएँ। अगर ये कार्स तक फैलती हैं तो ये रशिया के लिए बहुत बड़ा डर है, ख़तरा है। मोर ओवर जो ETIM है ये चाइना के ऊपर अटैक करती है, चाइना के ऊपर भी अटैक कर सकती है, और इसके अलावा जिंजियांग के रीजन के अंदर ये काम करते होते हैं, और ये चाइना के लिए भी एक फियर क्रिएट करता है। और इसकी वजह से जो चाइना की डोमेस्टिक सिक्योरिटी है उसको थ्रेट है। BRI क्योंकि अफ़गानिस्तान के साथ से गुजरता है, पाकिस्तान में से गुजर रहा है, उसके लिए थ्रेट है। तो इसलिए जो अफ़गानिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है इन दोनों कंट्रीज़ के लिए। रशिया ने अपनी मिलिट्री अप्रोच को अफ़गानिस्तान के हवाले से डिप्लोमेटिक सॉल्यूशंस की तरफ ट्रांजिट किया है, और पाकिस्तान को इस हवाले से ये सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है कि इस रीजन के अंदर स्टेबिलिटी क्रिएट की जाए, इंश्योर की जाए। अब मज़ीद इन ताल्लुकात को बढ़ाते हुए जो नज़र आ रहे हैं वो इन कंट्रीज़ के दरमियान जो उसका नाम क्या है, जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं वो कर रही हैं, जैसा कि SCO एंड ब्रिक्स। रशिया और चाइना एंड पाकिस्तान तीनों SCO का पार्ट हैं, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का। ये शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एंटी टेररिज्म जो स्ट्रक्चर है उसके थ्रू इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री डिप्लोमेटिक कवर प्रोवाइड करते हैं इनके दरमियान। इस हवाले से ये आपस में इंटेलिजेंस शेयर करते हैं। मोर ओवर मिलिट्री इंट्रोपरेबिलिटी की बात की जाए तो इसमें रशिया ने आर्म्स को उठा ली, आर्म्स की जो एम्बार्गो थी उसको हटा लिया है। इसके अलावा रशिया ने पाकिस्तान के साथ मिलकर एक्सरसाइजेस की हैं। मोर ओवर रशिया एंड पाकिस्तान की मिलिट्री कंसल्टेटिव कमेटी, जॉइंट मिलिट्री कंसल्टेटिव कमेटी का क्याम लाया गया है। ये एक बड़ा ह्यूज स्टेप है। फर्दर मोर अगर एनर्जी की लाइंस में देखें तो पता चलता है कि रशिया ने नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन जो कराची से लाहौर तक आती है
उसके अंदर 1.7 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट की है, जो 1.2 BCFD ऑफ LNG को ट्रांसपोर्ट करती है। ये रशिया और पाकिस्तान के दरमियान एक लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी जो रिलेशंस हैं उनको बनाता हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ से हमें अंदाज़ा होता है कि जो इन दोनों कंट्रीज़ के दरमियान, स्पेशली रशिया और पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो हिस्टोरिकल डिस्ट्रस्ट था जो कोल्ड वार की वजह से था रशिया एंड पाकिस्तान के, वो अब बड़ा एक्टिवली ओवररिडन किया जा चुका है। क्यों? कैसे? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के थ्रू। यूँ जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन का तरीक़ाकार मैं सारा आपको बता चुका हूँ, CPEC के थ्रू, नॉर्थ साउथ जो लाइन है उसके थ्रू। इस तरह से जो जियो इकोनॉमिक है, जियो पॉलिटिक्स है, ये दोनों आपस में मिल के काम करती हुई नज़र आ रही हैं, ये दोनों ही आइडियोलॉजीज़। तो इस तरह से रशिया, पाकिस्तान एंड चाइना एक बहुत क्लोज ट्राइड बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब इस ट्राइड को कुछ चैलेंजेस मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। वो ये हैं कि एक तो इंडियन फैक्टर है कि रशिया के साथ भी इसके ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के साथ भी ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान के लिए रशिया इंडिया से हमेशा थ्रेट रहता है। दूसरा, जो इनके दरमियान ये बन रहे हैं ना, इनके आपस में ताल्लुकात हैं, लेकिन इनके कस्टम्स के रूल डिफरेंट हैं, सिंगल विंडो सिस्टम नहीं है। ये इश्यूज़ हैं इनके दरमियान। इसके अलावा रशिया के ऊपर और ईरान के ऊपर US के सैंक्शंस हैं, और पाकिस्तान US के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं। तो US के रशिया के ऊपर सैंक्शंस की वजह से पाकिस्तान उस तरह से कोऑपरेट नहीं कर पाता जिस तरह से करना चाहिए। इस तरह से जो रशिया के साथ नॉर्थ साउथ गैस पाइपलाइन है वो अफेक्ट होती नज़र आ रही है। मोर ओवर सिक्योरिटी कंस्ट्रेंट्स का आपको पता ही है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, अफगानिस्तान की वजह से ये चैलेंजेस हैं। अब पाकिस्तान के लिए वे फॉरवर्ड क्या है इस हवाले से? एक तो पाकिस्तान को चाहिए कि अपने CPEC को एक्सपेडाइट करे, इसमें बाकी आसपास के कंट्रीज़ को भी शामिल करे, और जो गवादर की पोजीशन है इसको रशिया को गर्म वानियों तक रास्ता मुहैया करने के लिए भी पाकिस्तान इसको यूटिलाइज़ कर सकता है। मोरओवर रशिया और पाकिस्तान की जो जॉइंट मिलिट्री कंसल्टेटिव कमेटी है उसको सिर्फ ड्रिल्स तक महदूद ना रखे, इसको टेक्नोलॉजी शेयरिंग में, काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस में और साइबर सिक्योरिटी कोऑपरेशन के में भी इसको फैलाए, बढ़ाए। मोरओवर विन विन सिचुएशन के लिए काम करें, जीरो सम ट्रैप से निकले और ऐसा माहदे रखें जिनके थ्रू पाकिस्तान और पाकिस्तान के अलायंसेस सबको फ़ायदा हो। ठीक है, मल्टी रीअलाइनमेंट को अपनाए। ये नहीं कि पाकिस्तान सिर्फ एक ही ब्लॉक का हिस्सा रहे, पाकिस्तान को चाहिए कि बाकी कंट्रीज़ के साथ, वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ भी पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको ऐसे ही बरकरार रखे, एक ही ब्लॉक का हिस्सा बन के ना रहे। तो यूँ ये पाकिस्तान इस ट्राइड से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकता है। यहाँ तक आपके जो क्वेश्चंस हैं, जो आपके जो ओपिनियंस हैं, वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मज़ीद ये कि आपको इस टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे राब्ता कर सकते हैं 636 यहाँ पे, और आपने मुझे बताना है कि करंट अफेयर CA01 कोड बताना है, तो मैं आपको इसके नोट्स, ये स्लाइड्स इंशाल्लाह शेयर कर दूँगा। थैंक यू।